तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू सीरीज लेकर आ रहा हूं जो कि टॉप लेवल की सीरीज है, क्योंकि इस सीरीज को सेम स्टूडियो ने ही क्रिएट किया है जिसने परफेक्ट वर्ल्ड को क्रिएट किया है। इसलिए इस सीरीज के ग्राफिक्स और स्टोरी भी परफेक्ट वर्ल्ड की तरह ही शानदार होंगी। तो चलिए जल्दी से इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि अपने बारे में कहती है कि फाइनली 10 साल की कल्टीवेशन के बाद मेरा हार्ट वो बिल्कुल प्योर हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि मुझे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में एक सेलिब्रेशन हो रही होती है, हर जगह लोग ही लोग होते हैं। और फिर वहाँ पे एक बंदा एक स्क्रॉल खोलकर सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि आज हमारी गॉडेस जो कि इमोर्टैलिटी की तरफ आगे बढ़ने वाली हैं, ये सेलिब्रेशन उनके लिए की गई है और सब लोगों को ये परमिशन दी जा रही है कि वो लोग रेड डस्ट सील की तरफ जाएं और गॉडेस के लिए दुआ करें कि वो सक्सेसफुली इमोर्टल वर्ल्ड में चले जाएं। हम लोग देखते हैं कि उस गॉडेस की हेवन असेंशन के लिए हर शख्स बहुत ज्यादा खुश था और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आज से 100 साल पहले ही शायद कोई बंदा हेवन असेंशन के लिए खुद को इमोर्टल बना पाया हो, मगर 100 साल तक कोई भी बंदा इमोर्टल नहीं बन पाया। क्या गॉडेस इसमें कामयाब हो पाएगी? दूसरा वाला बंदा कहता है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, जब गॉडेस 20 साल की थी तभी उसने कह दिया था कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ, मेरे ऊपर कोई कल्टीवेटर नहीं। जिसके बाद उसने खुद को एक गॉडेस का टाइटल भी दिया था, जिसका मतलब साफ है कि वो इमोर्टल बन सकती है। और वहीं पर ही हमें एक छत के ऊपर एक जनरल को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है और वो अपने साथियों से कहता है कि सारी अरेंजमेंट कैसी जा रही हैं। तो सोल्जर बताते हैं कि सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है, हमारे सोल्जर्स हर जगह फैले हुए हैं, जैसे ही वो कातिल नजर आएगा हम लोग उस पे झपट पड़ेंगे। और फिर वहीं पे ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो भी उसी फेस्टिवल में मौजूद था, मगर ऊपर खड़ा हुआ वो जनरल उसे देख रहा होता है। उसे शक था कि शायद ये लड़का वही है जिसने रॉयल फैमिली की मेड को मारा है। उसे वहाँ पर देखते ही सारे के सारे सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं और जो लोग वहाँ पर सोट डांस कर रहे थे वो लोग भी उसे मारने के लिए अपनी सोट निकाल लेते हैं। मगर शाओ चेन को पता चल जाता है कि वो लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, मगर उसे ये भी मालूम था कि वो लोग यहाँ पर इस सेलिब्रेशन को खराब नहीं करना चाहते। इसीलिए शाओ चेन खुद ब खुद ही वहाँ से चला जाता है और वो सब के सब लोग आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा करते हुए उसे जानबूझकर दूर जाने देते हैं ताकि फेस्टिवल किसी तरह भी खराब ना हो। मगर शाओ चेन इजीली फील कर पा रहा था कि 3 लोग जो कि एक साथ छुपे हुए हैं वो बहुत ही जोर जोर से सांस ले रहे हैं। और उसके बाद वहाँ पर शाओ चेन को 4 और लोगों की ब्रीथ फील होती है। वो उन लोगों से कहता है कि जिस मेड की तुम लोग बात कर रहे हो उसने खुद सुसाइड की है। अगर तुम लोग एक साथ मेरे साथ फाइट ही करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लोग नहीं जीत पाओगे। तुम लोगों को जो भी करना है कर लो। वैसे भी हम लोग काफी ज्यादा दूर निकल आए हैं तो यहाँ पर अब कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहने की देर थी कि अचानक से वो सारे के सारे लोग अपने तेज धार वाले स्पिनिंग ब्लेड्स उसकी तरफ थ्रो करते हैं। तो शाओ चेन उन ब्लेड्स को आते हुए देखकर बहुत ही आसानी से उन सबको डॉज कर लेता है और फिर एक एक करके मारना शुरू कर देता है। वो सब लोग उसके आगे भर भी नहीं टिक पाते। इसी तरह शाओ चेन फिर बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए तीनों वॉरियर्स का काम तमाम करके रख देता है और फिर उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है कि रॉयल फैमिली की मेड को मारने में मेरा कोई भी हाथ नहीं था। ये कहने के बाद वो लोग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने रॉयल फैमिली की मेड को मारा है, इसीलिए तुम्हें एक पनिशमेंट मिलेगी। मगर शाओ चेन उनसे कहता है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा, उसने खुद सुसाइड की है, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं। मगर वो जनरल कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें गॉडेस ने ऑर्डर दिया है कि उस लड़की के कातिल को हर हाल में पकड़कर मारना है, तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम बचकर नहीं जा सकते। तोड़ निकालता है और फिर शाओ चेन पर हमला करना शुरू कर देता है। तो शाओ चेन कहता है कि तुम होते कौन हो सही और गलत का फैसला करने वाले। ये कहते कहते वो अपनी सोट निकाल लेता है और अपनी सोट सीधा उसके गले पे रख देता है, जिसकी वजह से वो जनरल वहीं पे ही रुक जाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे हर्ट किया तो फिर गॉडेस तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तो फिर शाओ चेन कहता है अच्छा अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तो उसे पता चलेगा ना। ये कहते ही वो उसका गला काट कर वहीं पे ही उसे खत्म कर देता है। इस तरह वो सारे के सारे लोग वहीं पर ही मारे जाते हैं। शाओ चेन ने बहुत ही कम टाइम में सबका काम तमाम कर दिया था और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो अचानक उसे फील होता है कि कोई वहाँ पे आ रहा है।
3 अजीब तरह की बॉल्स होती हैं जिनसे वो खुद को बचा लेता है, मगर अचानक से वहाँ पर फिर कुछ और लड़कियां आ जाती हैं जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं और वो कहती हैं कि प्रिंसेस के आने से पहले ही इसे इसका जुर्म कबूल करना होगा। ये कहने के बाद वो अपने क्लॉथ के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर शाओ चेन खुद को आसानी से बचा लेता है और जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करता है तब वो लड़कियां उस क्लॉथ के साथ उसके हाथ पैर पकड़कर उसे वापस नीचे ले आती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उन लोगों की प्रिंसेस आती है जिसका नाम शाओ लिंगर है। वो एक जगह आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुमने गॉडेस की हेवन असेंशन में टांग अड़ाने की कोशिश की है और हमारी एक मेड को मारा है, मगर फिर शाओ चेन कहता है कि वो लड़की पागल हो चुकी थी, वो मुझ पर ही हमला करने की कोशिश कर रही थी जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने बस सिर्फ खुद को बचाने के लिए उसे मारा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उस लड़की ने खुद अपनी मौत को दावत दी थी और हाँ, मैंने उसे जान से नहीं मारा था, उसने खुद बाहर से कूद कर अपनी जान दी है और तुम लोग उसका इल्जाम भी मेरे ऊपर डाल रहे हो। ये सुनते ही वो लड़की उन लड़कियों से कहती है कि खत्म कर दो इसे। ये सुनते ही वो सब के सब उस क्लॉथ को बहुत ही जोर से खींचती है जिससे शाओ चेन को बहुत तकलीफ होती है, मगर अचानक से शाओ चेन की पावर्स एक्टिवेट होती हैं और वो कहता है कि आखिर इन लड़कियों ने किस तरह की ये फॉर्मेशन बनाई है, इससे बेहतर तो यही था कि ये लोग मेरी पावर सील कर देती। ये कहने के बाद वो एक जोरदार झटके के साथ खुद को बहुत ही आसानी से उन लोगों से छुड़ा लेता है और उसके हाथ में मौजूद स्पिरिचुअल ब्लेड्स उन सारे के सारे क्लॉथ को काट कर रख देता है और वो प्रिंसेस भी ये सब कुछ देख रही होती है। शाओ चेन जैसे उस पर हमला करने के लिए आता है तो वो अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को डॉज कर लेती है, मगर शाओ चेन यहाँ पे रुकने वाला नहीं था। वो फिर से अपने उन स्पिरिचुअल ब्लेड्स के साथ उसके करीब आकर उस पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता है, मगर वो लड़की अपनी फिंगर्स के जरिए उसे बहुत ही जोर से पुश करके पीछे धकेल देती है और हमें दिखाया जाता है कि फिर लिंगर अपनी सोड लेके बहुत ही फास्ट स्पीड से हमला करने के लिए जाती है, तो दूसरी तरफ शाओ चेन वो उस सोड अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने अलग अलग बैरियर्स बनाना शुरू कर देता है, जिसकी मदद से वो उस लड़की को वहीं पे ही रोक देता है, मगर वो लड़की भी अपना पूरा जोर लगा रही होती है जिससे वो उस बैरियर को आहिस्ता आहिस्ता पुश करने लगी थी और हमें दिखाया जाता है कि वो उस बैरियर को इतना ज्यादा पुश करती है कि वो पूरी तरह से टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मगर दूसरी तरफ शाओ चेन मौका देखते ही वहाँ से 9-2-11 हो गया था। ये देखते ही लिंगर अपनी सर्वेंट से कहती है कि तुम लोग मेरे पीछे मत आना, ये लड़का तुम लोगों से ताकतवर है तो इसलिए इसे मैं खुद ही हैंडल करूंगी। ये कहते ही वो खुद से उसका पीछा करती है, मगर शाओ चेन बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ भाग रहा होता है और वो लड़की उसके पीछे पड़ी हुई होती है और एक के बाद एक अटैक भी कर रही थी, मगर शाओ चेन उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। वो लोग लड़ते लड़ते उस फेस्टिवल के बिल्कुल बीचों बीच आ पहुंचे थे, मगर वहाँ पे मौजूद लोगों को यही लग रहा था कि जैसे ये लड़ाई भी इस फेस्टिवल का कोई हिस्सा है। शाओ लिंगर अपनी मल्टीपल सोर्ड का इस्तेमाल करती है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता और फिर वो लोग लड़ते लड़ते एक छत के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर शाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा यहाँ से निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मगर जो भी पड़ेगा मैं यहाँ पे बाहर निकलने के लिए वो जरूर करूंगा। और इस तरफ हम देखते हैं शाओ लिंगर वो अपनी सोर्ड को चार्ज कर रही होती है और इस तरफ शाओ चेन जैसे ही उस पर अपनी स्पिनिंग व्हील के साथ अटैक करने के लिए आता है तो लिंगर अपनी सोर्ड की मदद से उसकी उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से तितर बितर कर देती है और वो सोर्ड शाओ चेन के बिल्कुल पास आ गई थी, मगर हम देखते हैं कि एक ब्लू लाइट हर जगह फैलना शुरू हो जाती है जिससे वहाँ का टाइम बिल्कुल रुक जाता है और वही ब्लू लाइट जब शाओ चेन और लिंगर के पास से गुजरती है तो वो लोग भी वहीं पे ही रुक जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो गॉडेस वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि हमें जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है हमें उनकी फिक्र होती है। यहाँ पर कितने ज्यादा लोग हैं जो कि खुद एंजॉय कर रहे हैं, मगर यहाँ पे इतने ज्यादा लोगों के बीच में 2 ये लोग ऐसे हैं कि जिनके बीच में अभी भी नफरत है। वो शाओ लिंगर की सोर्ड को शाओ चेन के सामने से हटा देती है और कहती है कि मैं इन सब लोगों को यहाँ पर इस तरह छोड़कर कैसे इमोर्टल वर्ल्ड में चले जाऊँ। जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो सब लोग अनफ्रीज हो जाते हैं और हम देखते हैं कि शाओ लिंगर की सोर्ड शाओ चेन को हिट करने के बजाय उसके साइड से होकर गुजर जाती है, जिसपे शाओ चेन भी हैरान हो जाता है और वो लड़की भी परेशान हो जाती है। इतने में शाओ चेन वहाँ से निकलकर भाग जाता है और वो लड़की कहती है कि आखिर मेरे अटैक के साथ क्या हुआ था। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शहर के सारे लोग एक जगह जमा होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि सुनने में आया है कि गॉडेस आज इमोर्टेलिटी को अचीव करने वाली है, जिससे वो फौरन से रियलम ऑफ इमोर्टेलिटी में चली जाएगी। इसमें कितना सच है और कितना झूठ है आज सब कुछ पता चल जाएगा। आज से पहले हम लोगों ने बस यही सुना था कि लोग जो कि एक खास लेवल तक पहुंच जाते हैं उसके बाद वो लोग हेवन के लिए
अपग्रेड होकर इमोर्टल रियलम में चले जाते हैं। और फिर वो गॉडेस एक दरख्त के अंदर से निकलकर बाहर आ रही होती है, जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो गॉडेस जैसे उस दरख्त से निकलती है तो वो दरख्त फिर से फूल पत्तों से भर जाता है। और वो गॉडेस अपनी हेवन असेंशन के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जैसे ही वो एक खास मंत्र पढ़ती है तो वहां पर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को, जो कि क्लाउड्स के बीच में से ओपन होती है। उस फॉर्मेशन को देखकर वो लड़की अपनी असेंशन के लिए फौरन से अपनी सोट बाहर निकाल लेती है और कहती है कि मेरा हार्ट वो बिल्कुल प्योर हो चुका है और मेरी सोट वो आज इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से तोड़ने वाली है। ये कहने के बाद वो अपनी सोट एनर्जी के जरिए उस फॉर्मेशन पे हमला करते हुए उसे पूरी तरह से तोड़ देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन के पीछे एक हेवनली पैलेस होता है, जिसे वो गॉडेस काफी गौर से देख रही होती है। और उस हेवनली पैलेस के सामने हमें 2 गार्डियन वॉरियर्स को भी दिखाया जाता है, जो कि साइज में बहुत ही बड़े और बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। जिसके बाद उस गॉडेस के सामने कुछ सीढ़ियां आ जाती हैं। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है कि एक कदम और एक तबाही, इमोर्टैलिटी का सफर खतरनाक है। ये सुनते हुए वो लड़की ऊपर की तरफ जा रही होती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओ चेन को। वो कहता है कि फाइनली गॉडेस ने अपनी सोट से हेवन का रास्ता खोल दिया है, शायद अब वो सक्सेसफुली हेवन असेंशन में कामयाब हो जाएगी। मगर अचानक से वो लड़की वहाँ पे आ पहुँचती है और शाओ चेन से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं दूंगी। और दूसरी तरफ से हेवन से आवाज आती है, जो कि उस गॉडेस के लिए होती है। उसे कहा जाता है कि लव के बारे में भूल जाओ, क्योंकि इमोर्टैलिटी के आगे सब कुछ बेकार है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि इमोर्टैलिटी के आगे सब कुछ फेल हो जाता है, इसका क्या मतलब है? क्या मैं जैसी हूँ मुझे बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए? ये कहने के बाद वो जैसे ही साइड पे मुड़कर देखती है तो दूसरी तरफ से हेवन से आवाज आती है कि तुम्हारा टाओ हार्ट अभी भी पूरी तरह से प्योर नहीं हुआ है। तुम फिर कभी ये मौका आजमा कर देख सकती हो जब तुम्हारा हार्ट बिल्कुल प्योर हो जाए। और फिर वो लड़की अपने सामने देखती है तो वो सामने वाले गार्डियंस अचानक से अपने बड़े बड़े वेपन्स उठाते हैं और उन सीढ़ियों पर पूरी ताकत से दे मारते हैं, जिससे वो सीढ़ियां बीच में से टूट जाती हैं और वो लड़की नीचे जाकर गिरने लगती है। जिसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि आसमान से बहुत बड़े बड़े आग के गोले सीधा जमीन की तरफ जा रहे होते हैं। वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ऊपर हमें दिखाया जाता है कि लिंगर अभी भी शाओ चेन के साथ फाइट कर रही होती है। मगर जब वो लोग उन आग के गोलों को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि गॉडेस की हेवन असेंशन फेल हो गई है। और दूसरी तरफ हम लोग उस गॉडेस को गिरते हुए देखते हैं। उसे आवाज सुनाई देती है और कहा जाता है कि तुम्हारे हार्ट में और तुम्हारे इरादों में कोई मसला नहीं, मगर तुम अभी भी हेवन असेंशन को ठीक से नहीं समझी हो। और फिर वो लड़की आंखें खोलती है और कहती है कि मैंने ह्यूमन लव को समझ लिया है, क्या ये इतना काफी नहीं है? इस तरफ हम देखते हैं कि लिंगर अपनी पूरी पावर का एक साथ इस्तेमाल करते हुए शाओ चेन पर पूरी ताकत से हमला करती है। तो शाओ चेन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर उसका अटैक बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वो पहाड़ टूट जाता है और वो दोनों के दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो गॉडेस दोबारा से ऊपर की तरफ आने लगती है और वो कहती है कि एक गॉडेस होने के लिए अगर डिजायर और इमोशंस ना हो तो भी कोई मसला नहीं, मगर वो लव में ट्रैप नहीं होनी चाहिए। ये कहते ही वो सीधा उस पोर्टल की तरफ जा रही होती है और उसे हेवन से आवाज आती है कि हमने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है तो फिर तुम भला कैसे आ सकती हो? ये कहने के बाद वहाँ पे खड़े हुए वो गार्डियंस अपने बड़े बड़े वेपन्स लेकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो वो गॉडेस अपनी सोर्ड के साथ एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, जिससे वो उन गार्डियंस को काट कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और हम लोग देखते हैं कि वो लड़की बहुत सारे स्पिरिचुअल बर्ड्स के साथ उस हेवन असेंशन के लिए जा रही होती है और दूसरी तरफ लिंगर और शाओ चेन दोनों ही वो भी नीचे गिर रहे होते हैं। और वो लड़की जब उन्हें नीचे गिरता हुआ देखती है तो वो अपने स्पिरिचुअल बर्ड्स के जरिए उन लोगों को भी पकड़कर सीधा हेवन की तरफ घसीटते हुए ले जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस गॉडेस के साथ टेलीपोर्ट होकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और फिर शाओ चेन को कुछ पास्ट मेमोरीज दिखाई देती है, जिसमें वो एक लड़की के साथ होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में मौजूद होता है और उसके सामने बहुत सारी मछलियां हवा में उड़ रही होती हैं। और वहीं पर ही हमें एक गोल्डन लोटस को दिखाया जाता है, जो कि उसके पास में ही मौजूद था। उस गोल्डन लोटस के अंदर हमें एक व्हाइट हॉर्स को दिखाया जाता है, जो कि असल में एक यूनिकॉर्न था। वो यूनिकॉर्न फौरन से शाओ चेन के पास आ जाता है और शाओ चेन को जैसे ही होश आता है तो वो हॉर्स डर के मारे वहाँ से भागकर दूर चला जाता है। और इस तरफ शाओ चेन वो आंखें खोलता है तो वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं ये कहाँ आ गया हूँ? वो वहाँ से निकलकर थोड़ी दूर और आगे जाता है तो उसे दिखाई देता है कि
वहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ा समंदर है और समंदर के अंदर से बड़ी बड़ी मछलियां निकल रही हैं जिनके पर हैं और वो हवा में उड़ रही हैं। इतने में पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकल आता है जो कि उन मछलियों को खाने की कोशिश करता है। उसे देखकर शाओ चेन डर जाता है और कहता है ये क्या था, मैंने ऐसा मॉन्स्टर पहले कभी नहीं देखा। और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर असल में एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है जो कि पानी से निकलता है तो वो बहुत ही जोर से धाड़ता है और उसकी धाड़ इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो पहाड़ों तक को भी काट कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और शाओ चेन इस धाड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहाँ से नीचे गिरने लगता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो नीचे गिरकर सीधा एक गुफा में आ पहुंचा था और सीधा खड़ा होकर कहता है कि कहीं मैं वाकई में रियलम ऑफ इमोर्टैलिटी में तो नहीं आ गया। वो उस गुफा के थोड़ा सा और अंदर जाता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर तो एक ड्रैगन के कुछ अंडे पड़े हुए हैं। ये देखते ही वो उनमें से एक अंडा उठाकर अपने साथ ले जाता है और वो कहता है कि ड्रैगन एग असल में एक सीक्रेट ट्रेजर है और मुझे पूरा यकीन है कि ये ट्रेजर कोई मामूली सा ट्रेजर नहीं होगा। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे यहाँ पर आते ही मुझे इस तरह का एक लेजेंडरी ड्रैगन एग मिल जाएगा। और वहाँ पर उसे एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट मास्क दिखाई देता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मास्क तो लिंगर का था। उस मास्क को देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि वो लड़की भी यहाँ पे आसपास कहीं मौजूद होगी, जिसके बाद वो उस एक को मास्क को लेकर वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर दो लोग ऐसे होते हैं जो कि उसे देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि इसके हाथ में 8 आर्म ड्रैगन एग है, ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा लकी होगा। जिसके बाद वो दूसरा लड़का कहता है कि इसके हुलिये से देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी भी सेक्ट का बंदा नहीं है। चलो पहले जरा हम इसके बारे में पता करते हैं कि ये लड़का है कौन और कहाँ से आया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओ चेन, वो एक पहाड़ के करीब आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा है, मुझे फिलहाल यहाँ पे छुप कर गुजारा करना होगा। वो वहाँ पे मौजूद एक सीक्रेट गुफा के अंदर चला जाता है और कहता है कि आज रात गुजरने के लिए ये जगह तो बहुत ही अच्छी है। मगर अचानक उसे फील होता है कि कोई बंदा उसका पीछा कर रहा है। ये देखते ही वो फौरन से एक पिलर के पास जाता है और उस ड्रैगन एग को पत्थरों के जरिए कवर करके छुपा देता है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़का और लड़की वो भी उसी जगह उसके पीछे पीछे आ गए थे। और वो लड़की जानबूझकर ऐसा दिखावा करती है कि जैसे उन लोगों को शाओ चेन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो लड़की अपने ब्रदर से कहती है कि यहाँ आ जाओ, ये जगह छुपने के लिए काफी अच्छी है। मगर जब उन्हें वहाँ पर शाओ चेन दिखाई देता है तो वो कहते हैं कि अरे देखो यहाँ पे तो पहले से ही एक बंदा मौजूद है। वो लड़का फौरन से शाओ चेन को अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है कि मैं एक इमोर्टल सेक्ट का प्रिंस फेंग हूँ, बारिश से बचने के लिए मैं इस गुफा के अंदर आया हूँ। और फिर वो लड़की कहती है कि माफ करना, हम लोग आधी रात को तुम्हें यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए। मगर शाओ चेन कहता है कि मैं शाओ चेन हूँ, मैं ह्यूमन सोर्ड सेक्ट से हूँ। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि इस तरह का तो यहाँ पे कोई भी सेक्ट नहीं है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओ चेन लिंगर के साथ हेवन में चला जाता है जहां शाओ चेन को एक ड्रैगन एग मिलता है। वो उसे लेकर फौरन से वहां से आगे जाता है और एक गुफा के अंदर चला जाता है। मगर वहां पर दो लोग उसका पीछा करते हुए आ जाते हैं तो शाओ चेन उस अंडे को वहां पे छुपा देता है। और वो लोग वहां पे आते ही शाओ चेन को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो शाओ चेन उन लोगों को बताता है कि मैं ह्यूमन सोर्ड सेक्ट से हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं और वो प्रिंस उसे बताता है कि मेरा नाम प्रिंस फेंग जूही है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने कौन सी इमोर्टैलिटी को अचीव किया है, क्या तुम्हारे पास कोई निर्वाणा इमोर्टैलिटी है। ये सुनकर शाओ चेन कहता है कि इन लोगों को लगता है कि मैं कोई बहुत ही पावरफुल बंदा हूँ। मगर फिर वो उन लोगों से जानबूझकर ये पूछता है कि आप लोग किस तरह की बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों की बात नहीं समझ पा रहा। आप लोग जिस निर्वाणा रियलम की बात कर रहे हैं मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं है। ये सुनकर फेंग जूशी मुस्कुराने लगता है और फिर वो शाओ चेन को बताता है कि शेंगशेन कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरह की बहुत सारी रेसेस मौजूद हैं और उनमें से हजारों धर्मा कल्टीवेटर हैं। मगर क्योंकि वो सब लोग वुजिन पावर को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को डिवाइड करते हैं तो इसीलिए वो लोग हमसे जरा डिफरेंट होते हैं। मगर सब लोगों का मकसद एक ही होता है कि इस वर्ल्ड से सीधा हेवन की तरफ जाना। यही वजह है कि बहुत सारे सेक्ट अलग अलग डिसाइपल्स को अपने सेक्ट में लाकर उन्हें बहुत सारी टेक्निक्स और मूव्स सिखाते हैं ताकि वो लोग खुद को हेवन असेंशन के लिए तैयार रख सकें। और दूसरा सेक्ट ऐसा है कि जिसका नाम शीजेंग है। इस सेक्ट में जो भी प्योर वॉरियर होता है वो किसी भी तरह के स्टोन ट्रेजर को एक्टिवेट कर सकता है और बहुत सारे मैजिकल स्किल्स को भी सीख सकता है। और यही लोग हैं जो कि खुद को निर्वाणा वॉरियर्स कहते हैं या फिर इसे इमोर्टैलिटी भी कहा जा सकता है। मगर इस रियलम को अचीव करने के लिए
लिए हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक रियलम से गुजरना पड़ता है और हर रियलम में 9 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। और जब हम लोग 9th लेवल तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद 10th लेवल में आते ही हम लोग ब्रेक थ्रू करते हैं। और फिर वहाँ पे मौजूद वो स्नेक गर्ल वो कहती है कि अगर तुम वाकई में इमोर्टैलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि फिर तुम कभी भी हेवन में असेंड हो सकते हो। जैसे ही तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करने लगोगे वैसे ही तुम अपनी इमोर्टैलिटी को अचीव कर लोगे। ये कहते ही वो उसके पीछे चली जाती है और उससे कहती है कि मुझे हमेशा तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत पसंद आते हैं। मुझे एक मर्तबा देखने दो कि आखिर तुमने कितना पावर लेवल अचीव कर लिया है। ये कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो शाओचेन हाथ छुड़ाना चाहता था, मगर वो लड़की उसका हाथ पकड़कर अपनी एनर्जी के जरिए उसका पावर लेवल चेक करने की कोशिश करती है, जिस पर शाओचेन समझ जाता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ चेक कर रही है। वो उससे अपना हाथ फौरन से छुड़ाता है और वो फेंग ज़ुशी को कुछ इशारा करती है, मगर शाओचेन किसी तरह उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि आग बुझने वाली है, मैं जरा कुछ और लकड़ियां जमा करके लाता हूँ। ये कहने के बाद वो उन लोगों से जरा सा दूर हट जाता है और फिर वो दिल ही दिल में कहता है कि ये दोनों बिल्कुल गलत इरादे से यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे लगता है कि शायद ये मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, मगर इनका मकसद क्या है? और ऊपर से मैं तो इस वर्ल्ड ऑफ इमोर्टैलिटी में तो बिल्कुल नया नया आया हूँ। मैं नहीं जानता कि इस वक्त जिस आइसलैंड में मैं मौजूद हूँ वो कोई खास आइसलैंड है या फिर कोई नॉर्मल आइसलैंड है। मगर वो स्नेक गर्ल उसके पास आती है और वो उसे बताती है कि तुम इस वक्त जहाँ मौजूद हो इसे ड्रैगन आइसलैंड कहते हैं। हमारे चेंगशेंग कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे यंग मास्टर्स हैं जो कि ट्रेजर हंटिंग के लिए अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। ये कहने के बाद वो अपने उसी फेंग ज़ुशी प्रिंस से कहती है कि इसकी स्ट्रेंथ अभी भी वीक नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि चलो तो फिर खेल शुरू करते हैं। वो दोनों के दोनों आहिस्ता आहिस्ता शाओचेन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं कि ये आइसलैंड भले ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, मगर यहाँ पर ट्रेजर्स की भरमार है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एलेक्सियर्स बनाने को मिल सकते हैं। खास तौर पर यहाँ पे जो सबसे बड़े ट्रेजर्स हैं वो है होली ड्रैगन का एग। कहने के बाद वो लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्स बाहर निकालते हैं और शाओचेन वो दिल ही दिल में कहता है कि मैं इस वक्त वैसे ही इंजर्ड हूँ, अगर मैंने इनके साथ फाइट की तो मैं मारा जाऊंगा। वो लोग जैसे जैसे उसके करीब आ रहे होते हैं तो दूसरी तरफ शाओचेन अपने दिमाग में बैठकर एक प्लानिंग बना लेता है और उनके करीब आते ही फौरन से वो ड्रैगन एग बाहर निकालता है और कहता है कि क्या यही वो ड्रैगन एग है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? उस ड्रैगन एग को देखकर वो लोग फौरन से अपना इरादा कैंसिल कर लेते हैं और शाओचेन उन लोगों से कहता है कि ये ड्रैगन एग तो मैंने एक गुफा से उठाया था और वहाँ पर ऐसे और भी थे। मैंने सोचा नहीं था कि ये ड्रैगन एग एक बहुत बड़ा ट्रेजर होगा। मगर वो स्नेक गर्ल कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? क्या वहाँ पर वाकई में ऐसे और भी बहुत सारे अंडे हैं? तो शाओचेन कहता है हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो फिर मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारी फ्लाइंग फिश उड़ते हुए पानी से बाहर निकलकर फिर से दूर एक और जगह पर पानी के अंदर चले जाती हैं और उस जगह को देखने के बाद शाओचेन कहता है कि ये फ्लाइंग फिशेज अभी भी यहाँ पर है, इसका मतलब है मैं उस जगह के बेहद करीब आ चुका हूँ। और कुछ देर गुजरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक गुफा के अंदर पहुंच चुके होते हैं और शाओचेन उन्हें उस गुफा के अंदर और गहराई में लेकर जाता है और कहता है कि हम लोग करीब आ चुके हैं। कुछ देर में उन्हें वो अंडे दिखाई देते हैं जो कि एक साथ एक जगह पर रखे हुए होते हैं और शाओचेन कहता है ये है वो अंडे जो तुम्हें चाहिए थे। वो लोग वहाँ पर आसपास देखते हैं कि उन अंडों के आसपास कोई और मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है कि उन्हें हासिल करना बहुत ज्यादा आसान है। और फेंग ज़ुशी इसने गर्ल से कहता है कि ब्रदर शाओचेन ने हमारी इतनी ज्यादा मदद की है, क्या तुम उसे थैंक्स भी नहीं कहोगी? तो फिर शाओचेन कहता है इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं, मुझे भी ये एक्सीडेंटली ही मिले थे। मगर वो लड़की कहती है अरे ऐसे कैसे, तुमने इतनी ज्यादा मदद की है और वैसे भी ये अंडे एक्सीडेंटली किसी को नहीं मिल सकते। ये कहने के बाद वो अपने एक स्नेक को फौरन से अपने एक हाथ की तरफ लेकर आती है जो कि एक स्नेक बोन स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और शाओचेन ये देख कर कहता है कि मैं तुम लोगों को ड्रैगन एग्स तक लेकर आ गया हूँ, तो फिर ये सब क्या है? मगर वो लड़की कहती है कि ये ड्रैगन एग्स असल में दुनिया के सबसे खास ट्रेजर्स हैं और तुम इनके बारे में जानते हो और यही तो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। अगर तुम ये जानते हो तो तुम्हारी वजह से ये बात किसी और को पता चल जाएगी और हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। मगर फेंग ज़ुशी जैसे ही उन ड्रैगन एग्स के पास जाता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है।
जैसे ही वो उनंडो को देखता है तो वो उस लड़की से कहता है कि फौरन से उसे मार दो। ये देखते ही वो लड़की अपनी सोट के साथ उसे मारने के लिए जैसे ही तैयार होती है तो दूसरी शाओ चेन ऊपर पानी के कतरे को गिरते हुए देखता है और वो लड़की जैसे ही उसे मारने वाली होती है तो अचानक से वहाँ पर बहुत ही पावरफुल एयर प्रेशर फील होता है, जिसके बाद शाओ चेन कहता है कि अगर ये ड्रैगन एग्स यहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब है वो ड्रैगन खुद यहाँ आसपास कहीं मौजूद होना चाहिए। ये ड्रैगन की धाड़ 500 लोगों के लिए भी काफी है। ये अटैक सिर्फ 3 सेकंड तक ही रहेगा और मेरे पास सिर्फ 3 सेकंड का टाइम है। ये कहने के बाद वो फौरन से उस लड़के की तरफ मूव करते हुए उससे वो सोड उसके हाथ से छीन कर उसके पीछे चला जाता है और वही सोड फिर उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिससे उस लड़के का काम तमाम हो जाता है और वाटर ड्रॉप अब जाकर नीचे गिरती है और इस ड्रॉप के गिरने तक ही शाओ चेन ने उस लड़की का काम तमाम कर दिया था। मगर दूसरी तरफ फेंग ज़ूशी देखता है कि शाओ चेन ने उन लोगों को धोखा दिया है और उसने गर्ल को भी मार दिया है। फौरन से अपनी सोड लेके शाओ चेन को मारने की कोशिश करता है, मगर शाओ चेन के सोड स्किल्स भी बहुत ही लाजवाब होते हैं और वो उसे कांटे की टक्कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन के एक अटैक की वजह से फेंग ज़ूशी का एक हाथ ही कट कर अलग हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। मगर उसका गुस्सा अभी भी बढ़ता जा रहा होता है और वो शाओ चेन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये जानबूझकर प्लान किया था, तुम हमें यहाँ पर लेकर आए ताकि तुम हमें फंसा सको। ये कहते ही वो फिर से अपनी सोड लेके उस पर हमला करना शुरू कर देता है, मगर शाओ चेन भी जमकर मुकाबला करता है और फिर उसे एक जोरदार किक मारकर उठाकर दूर फेंक देता है। और शाओ चेन जैसे उस पर दोबारा से वार करता है तो फेंग ज़ूशी अपनी सोड की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है और वो भी एक जोरदार किक दे मारता है, जिससे शाओ चेन वहाँ से पीछे जा गिरता है। मगर वो अपनी स्नेक सोड को फेंग ज़ूशी की तरफ थ्रो करता है तो फेंग ज़ूशी अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए उस सोड को वहाँ से दूर हटा देता है, मगर शाओ चेन वही सोड पकड़कर फिर से उस पर इतना जोरदार अटैक करता है कि वो जमीन के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है और बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उस जगह से निकलकर दूर चला जाता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। इस अटैक के बाद फेंग ज़ूशी की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है और ऊपर से उसका खून भी बहुत ज्यादा बह गया था, जिससे उसे अब काफी ज्यादा वीकनेस फील होने लगी थी। मगर उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा था, बल्कि वो और भी ज्यादा भड़क गया था और वो कहता है कि तुम वो पहले आदमी हो जिसने मेरे खिलाफ कोई प्लान बनाकर मुझे मारने की कोशिश की है। मैं एक डेथ गेट इमोर्टल हूँ, मैं अगर यहाँ पे मरूंगा तो तुम भी मेरे साथ मरोगे। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी एक डेथ टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और फेंग ज़ूशी अपनी बॉडी से जैसे ही एनर्जी रिलीज करता है तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि शाओ चेन उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता और उसकी सोड भी उसके हाथ से निकल जाती है। और हम लोग देखते हैं कि फेंग ज़ूशी बहुत सारी फॉर्मेशंस क्रिएट करता है और उन फॉर्मेशंस को सीधा ऊपर एक डेथ गेट फॉर्मेशन के पास लेकर जाता है और वो दोनों फॉर्मेशंस कंबाइन हो जाती हैं। और फेंग ज़ूशी फिर उससे कहता है कि तुम अगर अपनी 10 लाइफ को भी अगर मुझे दे दोगे तब भी तुम इस ग्रेट पावर का मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये कहते ही वो उस फॉर्मेशन को उसके ऊपर थ्रो करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो फॉर्मेशन साइज में बहुत बड़ी और बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। उसे देखते ही शाओ चेन समझ जाता है कि इसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। वो अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए पूरी ताकत के साथ उस फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसमें उसे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ फेंग ज़ूशी उस फॉर्मेशन को बहुत ही जोर से पुश कर रहा था और उसका रियल नंबर भी काफी हाई था। मगर हमें दिखाया जाता है शाओ चेन उस फॉर्मेशन को रोकने के लिए फिर अपनी पावर को जैसे ही बढ़ाता है तो उसके हाथों से हमें कुछ स्पिरिचुअल रिंग्स क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं, जिनसे वो फॉर्मेशन को जैसे ही पुश करता है तो हम देखते हैं वो फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती है और फिर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वो सारी की सारी एनर्जी फेंग ज़ूशी की तरफ डाइवर्ट हो जाती है और फेंग ज़ूशी उस एनर्जी में पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। मगर दूसरी तरफ शाओ चेन वो बहुत ज्यादा थक चुका था, क्योंकि उसने अपनी बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ली थी और वो देखता है कि ड्रैगन कभी भी यहाँ पर वापस आ सकता है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। ये कहते ही वो अपनी सोड उठाता है तो उसके हाथ में एक पैटर्न बन जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जख्मी हालत में एक नदी के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि सोचा नहीं था कि उस लड़के की पावर इतनी ज्यादा होगी। अगर मैंने किसी तरह की कोई खास स्पेशल ट्रेनिंग ना की होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस अटैक से खुद को बचा पाता। इतना कहने के बाद वो अपनी सोट पर एक रिफ्लेक्शन देखता है, उसके पीछे कोई लड़की खड़ी हुई थी। ये देखकर वो अलर्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक लड़की थी जो कि
उसे देखते ही कहती है कि शाओचेन तो तुम भी यहाँ पे हो। शाओचेन कहता है लिंगर तुम यहाँ कैसे? मगर वो लड़की कहती है कि तुमसे मैं क्यूशू सिटी के बाद अब मैं तुमसे दूसरी मर्तबा इस आइलैंड में मिल रही हूँ। सच में मेरे लिए ये तो एक ब्लेसिंग है। क्या तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा कर अपने प्यार की खातिर माफी मांगना चाहते हो या फिर अब भी तुम अपनी जिद पे अड़े हुए हो? तुम जानते हो ना कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मगर शाओचेन कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्यों ना हम लोग अपनी दुश्मनी को भुलाकर यहाँ से बाहर निकल जाएं। हम लोग एक साथ मिलकर क्यूशू जाएंगे। मगर वो लड़की कहती है कि ये दुश्मनी तो कभी खत्म नहीं होगी। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और दूसरी तरफ जैसे उसे अपने करीब आता वो देखता है तो वो एक बहुत बड़ा स्टोन उसके ऊपर थ्रो कर देता है। मगर वो लड़की अपनी स्वॉर्ड के साथ उस स्टोन को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देती है और इतने में शाओचेन वहाँ से भागकर निकलने की कोशिश करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओचेन एक ऐसी जगह पहुँच गया था जहाँ पर बड़े बड़े बीस्ट के हड्डियों के ढांचे पड़े हुए थे और शाओचेन तेजी से भागते हुए उसी डायरेक्शन की तरफ आगे जा रहा था। इतने में पीछे से उस पर एक एनर्जी वेव अटैक होता है जो कि उसे सीधा जाकर हिट करता है और उस अटैक की वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है। और वो लड़की जैसे ही उसके सामने आती है तो शाओचेन कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सब लोगों को मार देगी। मुझे कुछ भी करके ये खेल यहीं पर ही खत्म करना होगा। मगर लिंगर कहती है कि हमारी दुश्मनी आज तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म होगी। मगर इतने में उसे शाओचेन के पीछे कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वो वहीं पे ही रुक जाती है। वो असल में एक बहुत बड़ा डायनासोर था जिसे देखकर वो लड़की शाओचेन से कहती है कि लगता है कि शायद तुम बहुत ही बुरी मौत मरने वाले हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है जिस पर शाओचेन हैरान हो जाता है कि ये मुझे मारे बगैर कैसे चली गई। इतने में उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो टी-रेक्स बहुत ही जोर से दौड़ता है जिसकी वजह से शाओचेन वहाँ से बहुत ही दूर एक पत्थर से जा लगता है। मगर वो वहाँ पे रुकने वाला नहीं था क्योंकि वो टी-रेक्स उसे कच्चा चबाने वाला था तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मगर वो टी-रेक्स भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है और ऊपर से लिंगर खड़े होकर देख रही होती है और कहती है कि लगता है शायद तुम यहाँ पे जिंदा दफन होने वाले हो। सच में तुम्हारे जैसा बदकिस्मत इंसान कोई भी नहीं होगा क्योंकि क्यूशू में सबसे पहले तुम ही इंसान होगे जो कि डायनासोर के हाथों मारे जाओगे। मगर हम देखते हैं कि शाओचेन एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है और वो टी-रेक्स था वो उन पत्थरों को तोड़ते हुए उसे उठाकर दूर फेंक देता है जिसकी वजह से शाओचेन नीचे गिरता है तो टी-रेक्स उसके बिल्कुल सर पे आ जाता है। उसे अपने इतना करीब देखकर शाओचेन को अपनी मौत अपने बिल्कुल सामने दिखाई दे रही होती है। मगर फिर दूसरी तरफ वो सफेद घोड़ा जो कि वहाँ से भाग रहा था वो शाओचेन को इस हाल में देखता है तो उसे शाओचेन पर तरस आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से दौड़ते दौड़ते अचानक से हवा में ऊपर उड़ने लगता है और हमें पता चलता है कि ये एक फ्लाइंग यूनिकॉर्न है। फौरन से उस टी-रेक्स के पास जाता है और शाओचेन को बचाने के लिए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। मगर वो टी-रेक्स उस यूनिकॉर्न पर भी हमला करने की कोशिश करता है मगर वो यूनिकॉर्न खुद को उससे बहुत ही आसानी से बचा रहा था और उसे किसी तरह शाओचेन से हटाने की कोशिश करता है और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उसके मुंह के बिल्कुल पास से होते हुए वहाँ से दूर निकल जाता है तो वो टी-रेक्स फिर उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर शाओचेन हैरान हो जाता है और कहता है ये यूनिकॉर्न मुझे इससे बचाकर इसे यहाँ से दूर ले जा रहा है। सच में ये तो कमाल है। ये कहने के बाद वो उठकर वहाँ से दूर चला जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एक ऐसी जगह पे आ पहुंचता है जहां बहुत तेज बारिश हो रही होती है। मगर शाओचेन का खून ज्यादा बह चुका था तो इसलिए उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। वहाँ पर आसपास और कोई भी नहीं था जो कि उसे बचा सके, इसीलिए वो वहीं पे ही पड़ा रहता है और काफी देर गुजर जाती है। उसका बहुत ज्यादा खून बह जाता है और इतने में उसके हाथ में बंधा हुआ वो रिबन, जैसे ही वो रिबन खुलता है तो शाओचेन रुशुई नाम पुकारता है और हमें फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रुशुई असल में एक लड़की है जिसने उसे बर्थडे पर वो रिबन दिया था और उसने कहा था कि इसे अपने हाथ में बांध लो और जब भी कोई मुश्किल आए तो ये तुम्हारी मदद करेगा। मगर शाओचेन ने उसे कहा था कि सच में ये बर्थडे तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा है, तुमने आज मुझे पहली मर्तबा कोई गिफ्ट दिया है। ये सुनकर वो लड़की नाराज हो जाती है और कहती है तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मुझे वापस कर दो। मगर शाओचेन कहता है अब तो तुमने दे दिया इसलिए अब तुम्हें ये नहीं मिलने वाला। वो लड़की उसका पीछा करती है मगर शाओचेन उसे वो रिबन वापस नहीं करता और हम लोग जब फ्लैशबैक से बाहर आते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि शाओचेन का ब्लड वो जमीन से बहता बहता अचानक से एक ड्रैगन एग के ऊपर जाकर गिर जाता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन एग भी अपने आप ही एक्टिवेट
कंप्लीट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उसकी एनर्जी जमीन से निकलकर सीधा शाओ चेन की बॉडी के अंदर जाने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता शाओ चेन की बॉडी वो हवा में ऊपर आ जाती है, मगर अभी भी वो पूरी तरह से बेहोश होता है। उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो एनर्जी चारों तरफ से निकलते हुए सीधा उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी और हमें उसकी पीठ के पीछे एक पैटर्न बनते हुए दिखाया जाता है और हमें फिर उसके माइंड स्पेस को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रैगन स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। और जैसे ही वो होश में आता है तो वो वहीं पर ही कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो कहता है कि जब मैं टीनेज में था तो मैंने एक्सीडेंटली की गोंग मेथड को सीख लिया था, जो कि मुझे ये रिवर के जरिए मिला था, मगर मेरी क्यूशू एनर्जी खत्म हो जाने की वजह से मैंने काफी लंबे टाइम तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं किया था। मगर मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मुझे ब्रेक थ्रू करने का मौका मिलेगा, वो भी एक ड्रैगन एग की ब्लेसिंग की वजह से। ये कहते ही वो फौरन से अपना पावर लेवल अपग्रेड कर लेता है और टियान भी श्वानफर रियलम में आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है इस ड्रैगन एग ने न सिर्फ मेरी सारी की सारी एनर्जी रिकवर कर ली है, इसने मेरे सारे जख्म भी ठीक कर दिए हैं और जिस रियलम को मैं इतने लंबे टाइम तक अचीव नहीं कर पाया था, इस एग ने वो रियलम भी मुझे अचीव करवा दिया है। अब मैं चाहूँ तो हेवन एंड अर्थ में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मेरी एनर्जी मुझे बढ़ते हुए फील हो रही है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है वो अपनी ड्रैगन पावर को टेस्ट करने के लिए अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करता है, जिससे वो कुछ फायर सर्कल्स क्रिएट करता है और फिर उन्हें जैसे ही छोड़ता है तो उसके साथ वो ड्रैगन भी आता है। इसी के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक बहुत बड़ी शिप को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक वॉरियर खड़ा हुआ होता है। वो सब लोगों को अनाउंसमेंट करते हुए बताता है कि हम लोग ड्रैगन आइलैंड के पास पहुंच चुके हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें वहाँ पर एक यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिसके साथ एक लड़की बैठी हुई होती है। वो लड़की कहती है कि इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर जो बैरियर था वो बहुत ही लंबे टाइम के बाद हट चुका है और लगता है यंग मास्टर की स्ट्रेंथ के बाद ये ट्रिप हमें बहुत ही ज्यादा फायदा देगी, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे ट्रेजर्स मिलने वाले हैं। मगर इतने में एक और वॉरियर आता है और वो यंग मास्टर से कहता है कि हमें एक मैसेज मिला है। हमसे पहले ही यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग फोर्सेस आ चुकी हैं और ऐसे बहुत सारे गार्डियंस भी यहाँ पे आ चुके हैं जिन्होंने अपनी पावर्स को सील किया हुआ था। मेरे ख्याल से हमें इस आइसलैंड में जाने से पहले थोड़ा सा तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि हम लोग वहाँ पर सिक्योरली जा सकें। मगर वो यंग प्रिंस कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं, सब कुछ रेडी है, हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, बस अब सिर्फ और सिर्फ एक वाइन के गिलास की कमी है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओ चेन को। वो भी एक समुद्र के किनारे पे खड़ा हुआ होता है और उसे वो बोट आते हुए दिखाई देती है जिस पर वो कहता है कि फाइनली मुझे कोई तो उम्मीद नजर आई, इस बोट के जरिए मैं इस आइसलैंड से बाहर जा सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि उस बोट में वो सब लोग सवार होकर आ रहे होते हैं मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उस बोट के नीचे क्या मौजूद है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।